हेलो एवरीवन, यूपीएससी स्टडी टीचिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एक क्लास जैसे 1 घंटे क्लास लेनी है तो उसको लेने से पहले कितना टाइम इन्वेस्ट हो जाता है उसका नोट्स बनाने में, उसको पढ़ने में, उसका नोट्स बनाने में, फिर उसका रिविजन करने में, तो कितना टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो देखिए, जब ये दो बुक है, जैसे ये आपको पता होगा यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट बुक होती है एनसीईआरटी विपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम की, ये आधुनिक भारत का इतिहास। तो इन दोनों बुक से एक चैप्टर हमने उठाया है, एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो उस एक टॉपिक में जो पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनको पढ़ने में, उनसे संबंधित बिंदुओं को निकालने में ये 2 पेज लगे हैं, और इसको 2 पेज के नोट्स बनाने में एटलीस्ट कम से कम 3 घंटे का समय लग गया है। और ये नोट्स जो है समरी के रूप में, क्योंकि देखिए 3 घंटे का समय से आपको पता है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, तो फिर उसको आपको देखना है कि कौन से कंटेंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, फिर उस पर उसको किस प्रकार से आपको समझाना है, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट, कैसे आप प्रस्तुत करोगे। क्योंकि उसमें जैसे बुक में बहुत सी चीजें नहीं पता, अच्छे से नहीं दिया रहता, तो उसको सर्च करना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है, फिर उसको एग्जाम्पल के रूप में दिखाना पड़ता है। तो ये चीजें आती है, तो इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है। तो एटलीस्ट 3 घंटे, तो ये 2 पेज के नोट्स बनाने में 3 घंटे का समय लगे, और अभी इसको रिवीजन करने में एटलीस्ट 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो एटलीस्ट मान लो 4 से 5 घंटे, 1 घंटे क्लास लेनी है, तो लगभग 4 घंटे का तो टाइम इन्वेस्ट हो जाता है अगर आप उसको अच्छे से पढ़, अच्छे से नोट्स बना रहे। और ये नोट्स जो समरी के रूप में है, तो इसमें जैसे आपको जैसे इसमें पहला पॉइंट, जैसे हम राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो राजा राम मोहन राय के बारे में जैसा कि आपको पता है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता तथा भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो अब जैसे इसमें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो जैसे इसमें कोई बच्चा, कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, अभी जो तैयारी शुरू कर रहा हो, पढ़, इसमें एक शब्द आ गया पुनर्जागरण। अब एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा है और स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा है या स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ रहा था, उसको अब उसे पुनर्जागरण के बारे में नहीं पता है। तो पुनर्जागरण के बारे में अगर उसको नहीं पता है, तो उसका उस टॉपिक में, उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा। तो जब इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा तो वो बुक को पढ़ेगा नहीं, फिर उस बुक को पढ़ना छोड़ देगा। तो ऐसे ये प्रॉब्लम आती है, जो जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो ये प्रॉब्लम के सम्मुख आती है, कीवर्ड्स में फंस जाते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं, वो समझ नहीं आता। तो ऐसे में पुनर्जागरण क्या है, इसके बारे में आपको क्या करना है, फिर उसका अगर बुक में नहीं दिया गया तो उसको आप अदर बुक से पढ़ना है कि पुनर्जागरण क्या है, विश्व का इतिहास जो चैप्टर, वहां से पुनर्जागरण के बारे में पता करना है, फिर उसको उससे संबंधित पॉइंट, कुछ बेसिक पॉइंट बताना है, ताकि आप स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पुनर्जागरण क्या है, तो पुनर्जागरण के बारे में आप जैसे इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है फिर से जागना होता है। पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, फिर से जागना। इसके अंतर्गत नए नए खोजों पर बल दिया जाता है, इसके अंतर्गत आधुनिक विचारों पर बल दिया जाता है, इसके अंतर्गत ज्ञान प्राप्त के लिए नए नए तरीकों की खोज की जाती है, इसके अंतर्गत ज्ञान प्राप्त के लिए नए नए तरीकों की खोज की जाती है। इसके अंतर्गत मानववाद के स्थान पर, इसके अंतर्गत धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को बल दिया जाता है। धर्मवाद के स्थान पर किसको बल दिया जाता है? मानववाद को। मानववाद क्या होता है? मानववाद जिसमें केंद्र में हम मानव को रखते हैं, जब केंद्र में मानव को रखते हैं, तो सही या गलत का जो निर्णय है वो कौन करेगा? मानव करेगा। और मानववाद में मानव जो होता है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाता है, और जब वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाता है तो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ पाता है। वो अपनी तर्क क्षमता के, अपने तार्किक क्षमता के आधार पर यह निर्णय कर सकता है क्या गलत है, क्या सही है। तो मानववाद में व्यक्ति किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र होता है, और जब वो किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र होता है तो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ पाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें धर्मवाद की, तो धर्मवाद के संबंध में देखें तो धर्मवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जहां पर धर्म को केंद्र में रखा जाता है। गलत क्या है, क्या सही है, इसका निर्णय धर्म करता है, जो परंपरावादी विचारों पर आधारित होता है। यहाँ पे व्यक्ति, धर्मवाद में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाता है, धर्मवाद में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाता है, और जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाता है तो विकास की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाता है। यानी जो धर्मवाद वो विकास की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे धर्मवाद के अंतर्गत देखे तो जैसे धर्म को आधार बना करके सती प्रथा, बाल विवाह को सही ठहराया जा रहा है, वही मानववाद को आधार बना करके राजा राम मोहन राय सती प्रथा, बाल विवाह की क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे। तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, और एक कीवर्ड्स होता है उसमें को काफी मल्टीपल डायमेंशन को कवर करता है, और हमें पता नहीं होता, इसलिए हम टॉपिक अच्छी समझ नहीं बना पाते। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कोई कीवर्ड्स तो हमें नहीं पता, उसके बारे में सर्च करना चाहिए। तो इस
प्रकार का पॉइंट कलेक्ट करने पर, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने में तो काफी समय लग जाता है। इसलिए 1 घंटे क्लास लेने में एटलीस्ट एक टीचर का जो है एटलीस्ट 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें अब और भी जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब इसमें जो हमें पढ़ना अभी जो लेना है, तो इसमें जैसे राजा राम मोहन राय को आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जैसे हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के समर्थक थे। आधुनिक राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी देशों समझ, जैसे यूरोप, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, तो यूरोप के जो पश्चिमी देश के हैं वहां की शिक्षा के समर्थक थे। आधुनिक पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों से समझ, जिसमें यूरोप आते हैं, जैसे फ्रांस आता है, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गई, वहां की शिक्षा के समर्थक थे। तो इसमें क्या होता है, आधुनिक शिक्षा से भौतिक विज्ञान के बारे में बताया जाता है, गणित के मैथ के बारे में बताया जाता है, और सामाजिक विज्ञान के बारे में, वहां की शिक्षा के बारे में बताया जाता है। तो इसमें कैसे पता चलता है कि जो है राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे? तो इस संबंध में अगर देखें तो जैसे डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 ईस्वी में। डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 ईस्वी में, और राजा राम मोहन राय ने उसका क्या किया, समर्थन किया। डेविड हेयर ने 1817 ईस्वी में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और राजा राम मोहन राय ने उसका समर्थन किया। और कैसे पता चलता है, 1817 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला। 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी स्कूल खोला, जहां पर उन्होंने दांते, रूसो एवं वॉल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल खोला, जहां पर दांते, रूसो एवं वॉल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। तो जो दांते हैं, रूसो हैं और वॉल्टेयर कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। रूसो, दांते और वॉल्टेयर कहाँ के, फ्रांस के हैं, और इनके दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। अब इसमें शब्द आता है दर्शन। क्या होता है दर्शन? जो है दर्शन जो होता है, ये जो दर्शन होता है ये क्या होता है? अब जैसे आप पढ़ो दर्शन, आपको पता नहीं दर्शन क्या है, तो ऐसे में आपके सब प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उसको आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दर्शन क्या होता है? दर्शन एक ऐसी विचारधारा होती है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। दर्शन एक ऐसी विचारधारा होती है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। दर्शन एक ऐसी विचारधारा जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है, यानी सही या गलत का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर करो, अपने तर्क के आधार पर करो। इसमें क्या होता है, दर्शन में क्या होता है, ये बताने का प्रयास करता है समाज को, इस आगे जो समाज की को विकास की प्रक्रिया में आगे ले जाने का प्रयास करता है। ये समाज की किस तरह जो समस्याएं विद्यमान होती है उसके बारे में, उससे समस्याओं को उजागर करता है, और व्यक्ति को बताता है कि आप किसी भी चीज को आप ऐसे ना मान लें, उसको अपने अनुभव के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर उसका निर्णय करें, क्या सही है क्या गलत है। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया। तो बौद्ध धर्म में क्या बताया जाता है? बौद्ध धर्म में बताया जाता है कि व्यक्ति के दुखों का कारण क्या है, उसकी इच्छा है। अगर हम इच्छा से मुक्त हो, अगर हम अपनी इच्छा से क्या मुक्त हो, तो हम दुखों से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं विद्यमान होती है, उससे हम कैसे, उस समस्या से कैसे निकले, और फिर कैसे हम आगे बढ़े, कैसे विकास की प्रक्रिया में आगे जाए। तो ये हमें दर्शन से सीखने को मिलता है। दर्शन एक समाज को एक प्रकार की दिशा देता है, एक प्रकार एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज को एक दिशा देता है, और उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। जहां से हम ये जान पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। ये आपको ये सिखाता है कि आप किसी भी चीज को अपनी तर्क क्षमता के आधार पर जाने, जो गलत है कि सही, तब अपना निर्णय लें। ऐसे नहीं आपको अगर कोई धर्म ये कह रहा है तो आप उसको मान ले रहे, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आप देखें क्या इसमें दर्शन में क्या मानव कल्याण निहित होता है, मानव कल्याण निहित होता है। ये मानव कल्याण की भी बात करता है, ये विज्ञानवाद की बात करता है, ये तर्क क्षमता की बात करता है। ये जैसे ये कहता है कि नहीं, अगर कोई धर्म कह रहा है आप उसको मान रहे हो, और उससे पता चल रहा है, जैसे सती प्रथा हो गया, आप उसको, हम सती प्रथा क्या है, हम धर्म को आधार बना करके सही ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम अपनी तार्किक क्षमता के आधार पर देखें, अपने ज्ञान के आधार पर देखें, तो क्या प्रतीत होता है, गलत प्रतीत होता है। ठीक है ना? तो जैसे दर्शन आ गया, तो अब
कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इस अगर आपको इसको इसके बारे में नहीं पता है तो आप टॉपिक पे अच्छे से टॉपिक को आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं पढ़ते समय। अब जैसे 1825 में, और आप इसमें एक तर्क और देख सकते हो, जैसे 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की, यहाँ पे भारतीय विद्या, जो 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और इसमें जो है 1825 में इसमें राजा राम मोहन राय ने वेदांत 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और इसमें जो है भारतीय विद्या और पाश्चात्य जो भौतिक विज्ञान और समाज विज्ञान पर आधारित थी उसकी शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद देखें तो राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक स्तर पर राजा राम मोहन राय को देखें तो राजनीतिक स्तर पर राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता, राजनीतिक स्तर पर राजा राम मोहन राय उच्च सेवाओं के भारतीयकरण तथा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक किए जाने के समर्थक थे। जैसे इसमें एक शब्द आ गया जूरी प्रथा, राजा राम मोहन राय ने जूरी प्रथा का समर्थन किया। तो जूरी प्रथा क्या है? राजा राम मोहन राय ने जूरी प्रथा का समर्थन किया। तो जूरी प्रथा क्या है? जूरी प्रथा के बारे में बात करें तो जिसमें मुकदमे की सुनवाई आम लोगों के द्वारा की जाती है। जूरी प्रथा, राजा राम मोहन राय ने किसका समर्थन किया? जूरी प्रथा का। जूरी प्रथा क्या है? जूरी प्रथा मुकदमों की जो सुनवाई है ये आम लोगों के द्वारा की जाती है और जिसमें निष्पक्ष न्याय पर बल दिया जाता है। और राजा राम मोहन राय का जो दृष्टिकोण था वो राजनीतिक दृष्टिकोण था। तो आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम इसको पढ़ना है, फिर इसको नोट्स पर एटलीस्ट 1 घंटे का समय तो उसको रिविजन करने में, इसके कंटेंट को तैयार करने में लग जाता है। फिर आप क्लास में तब आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, तब आप उसको फिर एक जैसे आप पढ़ा रहे तो आपको ये ध्यान देना रहता है बेसिक पॉइंट। जैसे क्या होता है, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा जैसे आपको एक कीवर्ड्स आपको पता है, बस उसमें आपने 2-3 पॉइंट उसके बारे में पता कर लिया, हाँ ये है, तो आप क्या, लेकिन तो आपका काम चल जाता है कि चलो। लेकिन आपको अगर पढ़ाना है तो आपको क्या करना है कि उसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से देना है। जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उसके कितने मल्टीपल डायमेंशन है, कितने डायमेंशन कवर कर रहे हो, वो सभी चीज़ें आपको बताना रहता है। तो इस यूपीएससी हिस्ट्री नोट्स ब्लॉग में जो ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक, और उसको कैसे हम उसको समरी के रूप में कैसे लिखें, और उसमें जो कीवर्ड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करें, तभी आप टॉपिक अच्छी समझ बना पाओगे। कोई भी कीवर्ड जैसे भी हमने बताया पूर्ण जागरण क्या है, दर्शन क्या है, सूर्य प्रथा क्या है, तो ये शब्द इस शब्द को
बुक में अच्छे से डिफाइन नहीं किया, ना तो एनसीईआरटी में ना तो स्टैंडर्ड बुक में जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी ज्यादा। बट इसको आपको इसके बारे में आपको अदर एनसीईआरटी जो बुक होती है इससे और जहाँ पे दिया गया है किसी जैसे विश्व का इतिहास के एनसीईआरटी वहां पे आपको मिल सकता है इससे संबंधित पुनर्जागरण क्या होता है उसके संबंधित पार्ट पूरा एक चैप्टर को मिल दिया गया है। तो जो कीवर्ड्स जो शब्द होते हैं बुक जब हम पढ़ते हैं नोट्स या एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं जो कीवर्ड्स होते हैं हमें समझ नहीं आते तो उसको क्या करना है गूगल कर लेना, सर्च करना, उसका मल्टीपल डायमेंशन का उसका एग्जाम्पल ढूंढने का प्रयास करना, तभी आप टॉपिक की समझ बना पाओगे, नहीं तो आप रटोगे। अगर आपकी टॉपिक की समझ नहीं होगी, अगर आप टॉपिक को समझ करके नहीं पढ़ोगे, अपनी समझ बना के नहीं पढ़ोगे, रट करके पढ़ोगे, कीवर्ड्स को रट लोगे, तो आप उसके मल्टीपल डायमेंशन को कवर नहीं कर पाओगे। और इसमें क्या होगा, आप मेंस में जब आप आंसर लिखोगे तो मेंस में आप आंसर भी नहीं लिख पाओगे, तो आप मेंस में आंसर भी नहीं लिख पाओगे। तो यही आपको ध्यान में देना है कि शुरू में जब आप तैयारी कर रहे हो, शुरू में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा स्लो चलना है, धीरे धीरे चलना है और हर एक कीवर्ड्स क्या है उसके डायमेंशन को कवर करने का प्रयास करना है। इस समय में आपकी एनसीईआरटी जो बेसिक एनसीईआरटी होती है वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। हाँ, कभी एनसीईआरटी में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, तो उसके लिए विकल्प क्या गूगल कर लो, गूगल करोगे उससे संबंधित पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो जब अब देखिए इसे मुझे पढ़ाना है तो मुझे एक क्लास हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन की 6 अटेम्प्ट हमने दिए, 6 सालों का मेरा यूपीएससी का अनुभव, और फिर उसके बाद भी पढ़ना है एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना, उससे नोट्स निकालना, पॉइंट्स निकालना, फिर उसका रिवीजन करना, एटलीस्ट तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं एक क्लास को लेने में। तो ऐसे में आप बहुत जल्दबाजी से शुरू में देखिए एक फर्स्ट टाइम जब आप काम करो तो समय लगता है, उसके बाद फिर समय नहीं लगता है। तो शुरू में आपको ध्यान देना है कि आप अपनी समझ बना करके चले आगे बढ़े, ये नहीं कि आप ऐसे पढ़ते चले जा रहे हो आपकी समझ उससे बन नहीं पा रही, ठीक है ना। तो इस यूपीएससी एसटीडी क्लास में आपको ये दिखाने का प्रयास करना है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस आती है जब हम पढ़ते हैं और एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं और उसमें कैसे उस कीवर्ड्स को मैनेज करें, ये मोटिव है, ठीक है ना। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे यूपीएससी टीचिंग के और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन।